हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स को खत्म किया। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो डिफरेंट टाइप्स के आते हैं उसकी भी मैंने डिटेलिंग आपको बता रखी है, जो नीट और जेडब्ल्यू के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बोर्ड की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को उसे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज हम लोग एक नया चैप्टर और एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बट कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझना पड़ेगा तब जाके आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये चैप्टर आसान भी है और जो नहीं समझ में आ रहा या नहीं समझने वाले स्टूडेंट जो क्रैमिंग पे बिलीव रखते हैं, उन स्टूडेंट के लिए ये चैप्टर थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो आप लोगों को समझनी होगी चीजों को। वैसे दिखेगा आपको ये इनऑर्गेनिक जैसा चैप्टर, जो इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, जिसे हम क्रैम करते हैं, ऐसा ही ये चैप्टर है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आपको समझनी होगी। एंड चैप्टर नेम इज सरफेस केमिस्ट्री। सेकेंड नंबर का चैप्टर है हमारा सरफेस, सेकेंड नंबर का नहीं है, इस नंबर मैंने गलत लिख लिया है। फिफ्थ नंबर का चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये फिफ्थ नंबर का चैप्टर है, लेकिन हम जिस रिदम से और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वैसे देखा जाए तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड के लिए, राइट। हम लोगों ने 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। एक सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म किया। देन आफ्टर अगेन मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक खत्म किया और आज हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। अब ये सरफेस केमिस्ट्री क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर मान के चलो कोई एक सब्सटेंस है, लाइक सॉलिड सब्सटेंस। ये एक सॉलिड सब्सटेंस है और ये सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस है। सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल है यहाँ पर। तो सॉलिड सब्सटेंस की ये सरफेस है जिसके ऊपर ये मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा कोई भी सब्सटेंस जब कांटेक्ट में आता है, दैट मींस हम बोल सकते हैं कि दूसरे सब्सटेंस की भी सरफेस यहाँ पर कांटेक्ट में आ रही है। दो सब्सटेंस की सरफेस एक दूसरे के साथ कहीं से कांटेक्ट में है, दो सब्सटेंस की सरफेस एक दूसरे के साथ कहीं से कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर ये फिनोमेना एक सरफेस के ऊपर हो रही है। तो यहाँ पर ये फिनोमेना का स्टडी जिस केमिस्ट्री में किया जाता है उसी को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री बोलते हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री और कुछ नहीं, सरफेस केमिस्ट्री एक सरफेस के ऊपर जो फिनोमेना होती है उसका स्टडी है। अब यहाँ पर ये सॉलिड है मान के चलो, लेकिन यहाँ पर ये कौन हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका सॉलिड, ये हो सकता है आपका लिक्विड और ये गैस भी तो हो सकता है। तो हम जिस फिनोमेना के बारे में बात करने वाले हैं उसमें यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस पॉसिबल है। एक तो दो सॉलिड एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो, जिसे हम लोग हाइफन लाइन और स्लैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस। और हम लोग इसी को एक स्लैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाइफन लाइन और स्लैश से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि दो सॉलिड सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, दो सॉलिड सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, इसका मतलब यही होता है। दूसरा, यदि आपके पास सॉलिड है लेकिन दूसरा लिक्विड है, तो यहां पर आप लोग लिक्विड हाइफन लाइन से और आप लोग लिक्विड स्लैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइक दिस। सिमिलरली गैस की बात करें तो सॉलिड एंड गैस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो यहां पर सिमिलरली सॉलिड एंड गैस यहां पर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट। तो इस तरह से हम लोग इस चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर यदि ऐसा लिखा हुआ मिले आपको या ऐसा लिखा हुआ मिले तो एक चीज समझ लेना, दो सॉलिड एक दूसरे के साथ पर्टिकुलर इंटरफेरेंस या फिर पर्टिकुलर सरफेस से एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ऐसा हम बोलेंगे। सिमिलरली सॉलिड एंड लिक्विड भी एक सरफेस से कांटेक्ट में है या यहाँ पर एक सरफेस से कांटेक्ट में है, लाइक दिस। ये भी एक सरफेस से ही कांटेक्ट में है, ऐसा हम बोल सकेंगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करूं कि क्या दो लिक्विड के बीच में ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। दो लिक्विड अल्कोहल एंड वाटर ले लो तो 100% मिक्स हो जाए, तो उसमें वो पॉसिबल नहीं। एक सरफेस से कनेक्ट होनी चाहिए।
लेकिन आप ऑयल एंड वाटर ले लो तो एक सरफेस से दोनों कनेक्ट होते हैं, एक सरफेस से दोनों को सेपरेट भी देख सकते हो, दोनों को कनेक्ट भी आप कर सकते हो। तो यहां पर बात यह है कि हम लोग लिक्विड ले ले तो लिक्विड एंड लिक्विड के बीच में ये चीज पॉसिबल है भी सही और पॉसिबल नहीं भी है, ऐसा बोल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि लिक्विड कैसा है। यदि लिक्विड अल्कोहल एंड वाटर है तो 100% होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, बट यदि मिक्सचर हमारा वाटर एंड ऑयल है तो वहां पर एक 100% सरफेस आपको दिखेगी। दूसरी चीज, क्या दो गैस के बीच में ये पॉसिबल है? दो गैस के बीच में मैं हाइफन लाइन से रिप्रेजेंट करूं या फिर स्लैश से रिप्रेजेंट करूं तो क्या ये सरफेस एरिया रिप्रेजेंट करता है? तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। लिक्विड में तो फिर भी पॉसिबल है कुछ लिक्विड के अंदर, बट गैस के अंदर तो कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसके पीछे रीजन क्या है? मान के चलो एक वेसल है जिसमें आपने एक गैस को भर लिया, दूसरे वेसल के अंदर दूसरा गैस भर लिया, एंड दोनों गैस के जो वेसल है दोनों को एक वाल्व के थ्रू कनेक्ट किया। क्या आप दावा कर सकते हो कि पहला जो गैस है और दूसरा जो गैस है वो सिर्फ एक सरफेस से कनेक्ट होंगे? एक दावा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। वो 100% इंटरमिक्स हो जाएंगे, मींस एक होमोजीनियस मिक्सचर क्रिएट होगा। यहां पर ये दोनों गैस एक सरफेस से कांटेक्ट में होंगे ऐसा आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि वो 100% मिक्स हो जाने वाले हैं। इसीलिए दो गैस के बीच में कभी भी सरफेस केमिस्ट्री का स्टडी नहीं किया जा सकता है। समझ में आई बात? दूसरी चीज, मान के चलो आपके पास यहां पर ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर आपने ओपन एनवायरनमेंट में ये सरफेस को रख लिया, ओपन एनवायरनमेंट में आपने रख लिया है, ओपन एनवायरनमेंट, ये सरफेस को आपने रख लिया है। अब ओपन एनवायरनमेंट में रख लिया तो क्या यहां पर आप वो चीज देख सकते हो? देख सकते हो, लेकिन याद रखना यदि आप कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस से ये चीज करना चाहते हो, मींस दूसरा कोई सब्सटेंस यहां पर पर्टिकुलर डालना चाहते हो तो पहले यहां पर आपको वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक यहां पर एयर अवेलेबल है, एयर के मॉलिक्यूल इस सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। यदि एयर के मॉलिक्यूल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो जो सब्सटेंस आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हो वो शायद अप्लाई ना कर पाओ। मींस आपको कोई ए गैस जो है वो सरफेस के ऊपर ऐड करके एक फिनोमेना ऑब्जर्व करनी है, लेकिन पहले से यहां पर एयर के मॉलिक्यूल अवेलेबल है। अब जब तक एयर के मॉलिक्यूल अवेलेबल है तो 100% स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर ली है? एयर ने ऑक्यूपाई कर ली है। 100% स्पेस एयर ने ऑक्यूपाई कर ली है। तो जो आप ए गैस डालना चाहते हो उसके लिए सरफेस एम्प्टी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? ये एयर को हटाना होगा। इसीलिए आपको यहां से ये एयर के मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा? वैक्यूम क्रिएट करना होगा। एंड वैक्यूम क्रिएट करके इसका प्रेशर बहुत कम करना पड़ेगा, 10⁻⁸ टू 10⁻⁹ पास्कल जितना आपको यहां पर क्या करना होगा? प्रेशर क्रिएट करना होगा। 10⁻⁸ टू 10⁻⁹ जितना 9 पास्कल जितना प्रेशर आप यहां पर मेंटेन करोगे तो एयर के मॉलिक्यूल बहुत कम हो जाएंगे और वो यहां पर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे सरफेस फिनोमेना का। तो बात यह है कि ए गैस को आप यहां पर डालना चाहते हो तो आसानी से अब ए गैस को आप यहां पर डाल के सरफेस फिनोमेना का स्टडी कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ध्यान रखना कि जब भी आप कोई गैस का स्टडी करना चाहते हो, पर्टिकुलर गैस का, तो एयर को हटाना पड़ेगा। एयर को हटाने के लिए 10⁻⁸ टू 10⁻⁹ पास्कल जितना प्रेशर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ गैस को हटाना पड़ेगा, तब जाके पर्टिकुलर गैस यहां पर सरफेस केमिस्ट्री के लिए हम यूज कर सकते हैं, राइट? अब रूटीन लाइफ में देखें तो कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो हम सरफेस केमिस्ट्री के मान सकते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कोरोजन। जब भी आयन के रॉड के ऊपर, ये आयन का रॉड है, इसके ऊपर जब भी कोरोजन लग जाता है, हम लोग बोलते हैं ना रस्ट लग गया, तो रस्ट जैसे ही इसके ऊपर लग जाता है, आप एक फिंगर ऐसे करोगे, फिंगर लेके यहां पर आप लोग ऐसे करोगे तो आपके हाथ के ऊपर क्या आ जाएगा? रस्ट आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि रस्ट सरफेस के अंदर नहीं चला गया,
सरफेस के ऊपर है, एंड सरफेस के ऊपर जितनी भी फिनोमेना है उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे, उन सबको बोलेंगे हम लोग सरफेस फिनोमेना, राइट। चलिए तो कोरोजन, चलिए दूसरा कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, एनोड एंड कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होते हैं, मींस दो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो रिएक्शन होते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एनोड एंड कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन होते हैं, जिसमें एनोड के ऊपर से, एनोड के यहाँ पर दो चीजें हैं, वापिस आपको याद करवा दूं, शायद आपको पता होगा, दो टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं उसमें एनोड एंड कैथोड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक में भी एनोड एंड कैथोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही होता है। लेकिन एनोड के ऊपर से इलेक्ट्रॉन कैथोड के ऊपर जाएंगे कब, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा तब, एंड कैथोड के ऊपर वो डिपॉजिट होते हैं, एंड यहां पर जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन में से मेटल कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगी। अभी मान के चलो आपको ये नहीं पता चल रहा तो डोंट वरी, बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये डिटेल आती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ इतना सा पढ़िए आप कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का लेयर लग जाता है। जैसे कि आपने ऑर्नामेंट खरीदे होंगे गोल्ड के, तो 100% गोल्ड नहीं है, और मान के चलो नीचे कोई और है जैसे कि सिल्वर, और सिल्वर के ऊपर गोल्ड का लेयर लगा हुआ है, तो वो सरफेस फिनोमेना है। सरफेस के ऊपर गोल्ड है, अंदर की तरफ तो कौन है, सिल्वर। इसका मतलब यह है कि ये एक सरफेस फिनोमेना है। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत आसानी से हम बोल सकते हैं कि ऐसे रिएक्शंस जो हम लोग एक सरफेस के ऊपर देख सकते हैं वो सारे सरफेस फिनोमेना है, वो सारे सरफेस केमिस्ट्री के बेस्ट एग्जांपल है, राइट। तीसरा एक एग्जांपल लिख सकते हैं आप जो 11th में पढ़ चुके हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइजेशन बोल सकते हो आप लोग। Crystallization, it is also one of the best example, right? So these are the substances or these are the phenomena which we can observe in the surface chemistry. Understood? समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर मैं कुछ आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो डेफिनेशन को अच्छे से सुन लो। यदि वो डेफिनेशन समझ में आ गई तो आगे का रास्ता आपका बहुत आसान हो जाएगा। ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक सब्सटेंस है, मान के चलो ये सॉलिड है, बाहर से मैं कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड कर रहा हूं, मान के चलो बाहर से जो सब्सटेंस आ रहा है वो गैसियस है। गैसियस सब्सटेंस सॉलिड की सरफेस के ऊपर आएगा तो गैस एंड सॉलिड के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा, यहां पर ये बॉन्ड फॉर्म होगा। अब आप बोलोगे सर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि ये सॉलिड भी तो यहां पर मॉलिक्यूल रखता होगा एंड ऊपर से गैस भी तो आ रहा है, तो गैसियस मॉलिक्यूल ये है, ये सॉलिड की मॉलिक्यूल है या एटम है, और दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब बॉन्ड कौन सा है, तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है। एक तो आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ये दोनों आयन है कि नहीं, तो एक आयोनिक बॉन्ड हो सकता है। दूसरा केमिकल बॉन्ड हो सकता है लाइक कोवेलेंट, तो दूसरा हो सकता है कोवेलेंट बॉन्ड, एंड थर्ड कुछ नहीं होगा तो वैन डर वाल्स बॉन्ड तो जरूर होगा। जैसे कि मैंने ये चॉक से इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, तो बोर्ड एंड चॉक के बीच में एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे वैन डर वाल्स बॉन्ड, और इसे आसानी से मैं ब्रेक भी कर सकता हूं। देखो बहुत आसानी से मैं इसको हटा देता हूं। इसका मतलब यह है कि ये बॉन्ड आसानी से बन जाता है, फॉर्म भी आसानी से होता है और ब्रेक भी आसानी से हो जाता है। सिमिलरली कोई पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड यहाँ पर नहीं फॉर्म होता, तो दैट मीन्स यहाँ पर वैन डर वाल्स बॉन्ड्स तो बनेगा ही बनेगा। अंडरस्टूड? तो एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के ऊपर एक सरफेस से कांटेक्ट में आना, इस फिनोमेना को बोलते हैं एडसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। समझ लेना, एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ एक सरफेस से कांटेक्ट में आना, अंदर की तरफ बल्ब के अंदर नहीं जा रहा है, ये गैसियस मॉलिक्यूल सॉलिड बल्ब के अंदर नहीं जा रहा, सिर्फ सरफेस से कांटेक्ट में है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? एडसॉर्प्शन। याद रख लेना वर्ड खास, एडसॉर्प्शन बोलेंगे इसे। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज अ एडसॉर्प्शन। अंडरस्टूड? चलिए, जो सब्सटेंस एडसॉर्प्शन का एक्सपीरियंस कर रहा है, जिस सब्सटेंस का एक्चुअल में एडसॉर्प्शन हो रहा है, उसे हम बोलेंगे एडसॉर्बेंट।
क्या बोलेंगे? एडसॉर्बेंट। आई रिपीट स्टेटमेंट, एडसॉर्प्शन क्या है? दो डिफरेंट सब्सटेंस का एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर बॉन्ड से कांटेक्ट में आना, मींस एक सरफेस से कांटेक्ट में आना, उसको बोलते हैं एडसॉर्प्शन। जिस सब्सटेंस का एडसॉर्प्शन हो रहा है उसको बोलते हैं एडसॉर्बेट। एंड जिस सब्सटेंस के ऊपर ये एडसॉर्बेट का एडसॉर्प्शन होता है उस सब्सटेंस को बोलते हैं एडसॉर्बेंट। क्या बोलते हैं उसे? एडसॉर्बेंट। समझ में आ रही है बात? एडसॉर्बेट का एडसॉर्बेंट के ऊपर एडसॉर्प्शन होता है। आई रिपीट, एडसॉर्प्शन क्या है? दो डिफरेंट सब्सटेंस का एक दूसरे के साथ एक सरफेस से कांटेक्ट में आना, उस चीज को बोलते हैं एडसॉर्प्शन। जो सब्सटेंस एडसॉर्प्शन का एक्सपीरियंस करता है या जो सब्सटेंस का एडसॉर्प्शन हो रहा है उसको बोलते हैं एडसॉर्बेट। एंड जिस सब्सटेंस के ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है, जिस सब्सटेंस के ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है उसे बोलते हैं एडसॉर्बेंट। अंडरस्टूड? तो यहां पर तीन डिफरेंट चीज में एक्सप्लेन कर रहा हूं। नंबर 1 एडसॉर्प्शन क्या है, सेकंड एडसॉर्बेट क्या है, थर्ड एडसॉर्बेंट क्या है। ये तीनों चीज आपको याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ टर्म बोलूंगा कि एडसॉर्बेंट है ये एडसॉर्बेट है, तो आपको पता चलना चाहिए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, वरना तो कंफ्यूजन होगा कि ये क्या चल रहा है, समझ में ही नहीं आएगा कुछ आपको। ओके, चलिए अब यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, समझ लेना ध्यान से, और मैं और 3 वर्ड बताऊंगा जिसका मतलब आपको समझना है। जैसे कि बहुत ध्यान से समझना, मान के चलिए आपके पास है यहां पर एक वाटर का वैसल, वाटर भरा हुआ एक वैसल है जिसके अंदर मैं यहां से बाहर से शुगर ऐड कर रहा हूं। क्या ऐड कर रहा हूं? शुगर। अब जैसे ही मैं शुगर के मॉलिक्यूल इस वाटर के अंदर डालूंगा, इनिशियली तो वो सॉलिड रहेंगे, लेकिन जैसे आप स्टर करोगे क्या होगा? ये शुगर 100% इसके अंदर क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे ही डिसॉल्व हो जा रही है तो हम ऐसा बोलेंगे कि ऊपर की तरफ से टेस्ट करो या नीचे की तरफ से टेस्ट करो या मिडल का कोई सॉल्यूशन लेके टेस्ट करो, टेस्ट सेम ही होगा। मींस ये टेस्ट स्वीट होगा, वो फिक्स है, क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर बन चुका है। क्या ये सरफेस फिनोमेना है? तो आंसर इज नो, ये सरफेस फिनोमेना बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने शुगर जब ऐड करी तो शुगर 100% अंदर होमोजेनियस मिक्सचर बना चुकी है। जैसे ही होमोजेनियस सॉल्यूशन बन गया या मिक्सचर बन गया, अब ये 100% इंटरमिक्सिंग हो चुकी है, तो इस चीज को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। इसे बोलते हैं एडसॉर्प्शन। तो देखो, एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बी एंड बी का ही सिर्फ डिफरेंट है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। एडसॉर्प्शन का मतलब होता है दो सब्सटेंसेस सरफेस से कांटेक्ट में होने चाहिए, जबकि शुगर को मैंने वाटर में डाला तो शुगर 100% डिसॉल्व हो गई, होमोजेनियस मिक्सचर बना चुकी है शुगर। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलके एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, मींस शुगर 100% डिसॉल्व हो चुकी है एंड क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन फिनोमेना हो रही है, यहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। अंडरस्टूड? चलिए अब मान के चलो कोई गैस का एक सॉलिड के ऊपर वैन डर वाल्स बॉन्ड फॉर्म करके एडसॉर्प्शन हो चुका है। अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल है, एंड इस मॉलिक्यूल के ऊपर से हम क्या करें? गैसियस मॉलिक्यूल इसके ऊपर एक वैन डर वाल्स बॉन्ड से कनेक्ट करें। गैसियस मॉलिक्यूल इस सॉलिड के ऊपर वैन डर वाल्स बॉन्ड से बॉन्ड फॉर्म करके यहां पर टिके हुए हैं। अब हम कुछ ऐसा करें कि टेम्परेचर इसका बढ़ा दे या प्रेशर इसका कम करें। आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बट अभी के लिए याद रखो, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं या प्रेशर कम करूं तो होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से यहां से ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे और ये मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएंगे। ये मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएंगे। जैसे ही मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो जाएंगे, इसे हम बोलेंगे डिसॉर्प्शन। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डिसॉर्प्शन। मींस एडसॉर्प्शन मींस एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ कांटेक्ट में आना। डिसॉर्प्शन मींस कांटेक्ट में जो सब्सटेंस है उसका रिलीज हो जाना।
बॉन्ड ब्रेक होगा, एंड बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे, एंड होगा क्या, डिसॉर्प्शन होगा। क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है, एडसॉर्प्शन से इनवर्स प्रोसेस, बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस, उसी को बोलते हैं हम लोग डिसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन में सब्सटेंस का कांटेक्ट में आना, डिसॉर्प्शन में कांटेक्ट में जो सब्सटेंस है उसका दूर चला जाना। बोलो बात समझ में आ रही है। एंड कोई एक ऐसी फिनोमेना जिसके अंदर एडसॉर्प्शन प्लस एब्सॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन दोनों एक साथ होती है, उसे हम बोलते हैं सॉर्प्शन। उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉर्प्शन बोलते हैं। ध्यान रखना। अब ऐसे फिनोमेना का एग्जांपल दे रहा हूं, सुन लेना। शुगर को जब मैं वाटर में इंटरमिक्स करता हूं, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, तो ये हो गई एब्सॉर्प्शन। क्या हो रही है, एब्सॉर्प्शन। तो ये एब्सॉर्प्शन तो मिल गया हमें। अब मान के चलो ये जो शुगर थी वो रॉ मटेरियल था या रॉ शुगर थी, मींस इंप्योरिटीज वाली शुगर थी, जिसमें येलो कलर की इंप्योरिटीज अवेलेबल है। कैसी, येलो कलर की, स्लाइड येलो कलर की इंप्योरिटीज अवेलेबल है। तो ये जो सॉल्यूशन है उसमें हमें थोड़ा थोड़ा मींस कुछ प्रोपोर्शन में येलो कलर दिखेगा, पैड येलो कलर दिखेगा। अब ये इंप्योरिटीज वाला सॉल्यूशन है तो मुझे इसे प्योर करना है, तो मैं क्या करूंगा, बाहर से मैं यहां पर डालूंगा एक्टिवेटेड चारकोल। क्या डालूंगा, एक्टिवेटेड चारकोल डालूंगा। ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, तो जो कोल होता है उसका पाउडर, वो एक्टिवेटेड चारकोल जैसे मैं इसमें डालूंगा, इसे मैं थोड़ा स्टर करूंगा तो इसमें एक्टिवेटेड चारकोल के मॉलिक्यूल आ गए। अब क्या होगा, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ब्लैक हो जाएगा। क्यों ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल तो ब्लैक कलर का होता है। अब आपको लगेगा सर हम तो येलो कलर रिमूव करने की बात कर रहे थे, हमने तो सॉल्यूशन ही बिगाड़ दिया, ब्लैक कर लिया। होल्ड, थोड़ी देर के लिए वेट करिए। आफ्टर सम टाइम आप क्या करो, इसका फिल्ट्रेशन करो। जैसे ही आप इसका फिल्ट्रेशन करोगे तो आपको नीचे की तरफ जो सॉल्यूशन दिखेगा वो क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। तो हुआ क्या इसमें, क्यों क्लियर सॉल्यूशन मिला आपको फिल्ट्रेशन करने के बाद, तो मान के चलो ये जो छोटे छोटे मैंने पार्टिकल्स दिखाए हैं वो एक्टिवेटेड चारकोल है। मैं थोड़ा बड़ा एरिया लिख रहा हूं, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा एरिया जूम करके बता रहा हूं आपको। तो ये है आपका चारकोल, कहां पर डाला, शुगर के सॉल्यूशन में, जिसमें येलो कलर की क्या है, इंप्योरिटीज। तो जो कलर की इंप्योरिटीज है वो यहां पर स्लोली चारकोल की सरफेस के ऊपर आ जाएगी। मींस एक सरफेस केमिस्ट्री डेवलप हुई, क्योंकि ये दोनों सिर्फ एक सरफेस से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। कौन से दो, एक तो ये है आपकी येलो इंप्योरिटीज और ये है आपका चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, कार्बन। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस के ऊपर येलो इंप्योरिटीज जो है उसका एडसॉर्प्शन हो चुका है। क्या हो चुका है, एडसॉर्प्शन। तो यहां पर ये एडसॉर्प्शन फिनोमेना भी हुई, एब्जॉर्प्शन फिनोमेना भी हुई। तो इसको टोटल प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन बोलेंगे। टोटल प्रोसेस इज नोन एज द सॉर्प्शन। शुगर का वाटर में डिसॉल्व होना एब्जॉर्प्शन, एंड येलो इंप्योरिटीज का चारकोल की सरफेस के ऊपर आ जाना एडसॉर्प्शन। दोनों मिलेंगे तो हम लोग इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन बोलेंगे। समझ में आ रही है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं या बता रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल परफेक्टली पता चलेगा कि एक्चुअल में रूटीन लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, पहले नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा, निकाल दो। अब मैं यहां पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताना चाहता हूं जो रूटीन लाइफ में हम बिल्कुल इसका यूज करते हैं और शायद पता नहीं है कि ये सरफेस केमिस्ट्री का एग्जांपल है। जैसे बहुत रूटीन एग्जांपल्स है ये। जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारा, फर्स्ट एग्जांपल, मान के चलो हमारे पास कोई एक ऐसा वेसल है, यहां पर एक ऐसा वेसल है जिसके अंदर हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, अमोनिया, CO2 ऐसे बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है इसके अंदर।
ये सारे गैसेस एक वेसल के, क्लोज वेसल के अंदर है। ओके, अब क्या होगा समझ, ये सारे गैसेस इस क्लोज वेसल के अंदर है। अब मुझे कुछ करके इस प्रेशर को कम करना है, इस गैस को बाहर निकालना है। तो एक रास्ता मेरा क्या है, मैं वैक्यूम यहां पर क्रिएट कर सकता हूं पंप लगा के। पंप से मैं बाहर खींच लूं गैस को, तो अंदर की तरफ गैस के मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे, और गैस के मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे तो वैक्यूम क्रिएट हो सकता है। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए तो पंप ठीक है, लेकिन यदि मुझे सिर्फ प्रेशर कम करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर की जो सरफेस है उसमें मैं एक्टिवेटेड चारकोल रख लूंगा। तो ये जो सरफेस है वहां पर मैंने क्या रख लिया, एक्टिवेटेड चारकोल। मैंने यहां पर रख लिया एक्टिवेटेड चारकोल, और एक्टिवेटेड चारकोल रख लिया तो ये चारकोल की सरफेस के ऊपर ये सारे गैस में से मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन कर जाएंगे, और मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग कोई भी वेसल में प्रेशर कम करने के लिए इस फिनोमेना का यूज करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल दे रहा हूं जो रूटीन है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में जो फ्रिज है उसके अंदर आपने मिल्क रखा, और उसके साइड में या उसके नजदीक में कहीं एरिया में फ्रूट्स रखा। फ्रूट्स एंड मिल्क एक ही फ्रिज में रख लिया, डोर बंद कर लिया। आफ्टर सम टाइम जब आप उस मिल्क का यूज करते हो, आफ्टर 1 2 3 5 आवर्स और नेक्स्ट डे जब आप मिल्क का यूज करते हो चाय बनाने के लिए, टी बनाने के लिए, तो आपने वो मिल्क जैसे ही वो चाय में डाला, हुआ क्या, चाय का जो टेस्ट है वो जैसे हॉट फ्रूट सलाद होता है ना, गर्म फ्रूट सलाद, ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो फ्रूट्स की स्मेल है वो मिल्क में चली गई, और फ्रूट्स की स्मेल मिल्क में चली गई, और इसी वजह से हमें ये लग रहा है, राइट? तो ये ऐसा एक ही फ्रिज है हमारे घर में। अब एक ही फ्रिज में हम लोग दोनों चीजों को रखना चाहते हैं, फ्रूट्स भी बिगड़ने नहीं चाहिए, मिल्क भी बिगड़ना नहीं चाहिए। तो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए? तो दूसरा फ्रिज ले लें, एक ऑप्शन ये है, लेकिन वो हमारे लिए रिलायबल ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो एक काम करो, एक वेसल ले लो जिसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल भर लो, और फ्रूट्स के बिल्कुल साइड में, दोनों को बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखो। ऊपर के सरफेस में आपको मिल्क रखना है और नीचे बिल्कुल फ्रूट्स रखना है, और फ्रूट्स के साइड में आप एक्टिवेटेड चारकोल का वेसल रख लो। होगा क्या, जैसे ही फ्रूट्स की स्मेल बाहर निकलेगी, एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस के ऊपर उसका एब्सॉर्प्शन हो जाएगा, और वो जो फ्रूट्स की स्मेल है वो मिल्क तक नहीं पहुंचेगी। तो आपको ये फिनोमेना पता होना चाहिए। देखो हम पढ़ तो रहे हैं साइंस, लेकिन उसका रूटीन लाइफ में कहाँ यूज करना है ये भी तो पता होना चाहिए आपको। तो रूटीन लाइफ में हम ऐसे यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? दूसरी चीज, 2-3 दिन के बाद आप देखोगे तो वो फ्रूट्स की स्मेल वापस मिल्क में जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि चारकोल की सरफेस के ऊपर 100% फ्रूट्स की स्मेल एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब चारकोल की सरफेस एम्प्टी नहीं है, तो आपको क्या करना है, उंगली फिरा देनी है अंदर, तो चारकोल की साइड चेंज हो जाएगी, वहां पर मॉलिक्यूल अपनी साइड बदल देंगे, और साइड बदल देंगे तो जो सरफेस एरिया है वो ओपन हो गया। अब दूसरे मॉलिक्यूल उसके ऊपर एब्सॉर्प्शन कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम लोग ये बातों को समझ सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये एक फिनोमेना है। रूटीन में भी क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब सेकेंड पॉइंट हमारा है, बायोलॉजी लैब के अंदर आप ज्यादातर जिस चीज का यूज करते हो, एक ऑर्गेनिक डाई का, उसके बारे में बात करना चाहता हूं, दैट इज मिथिलीन ब्लू। मिथिलीन ब्लू जो है वो वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक डाई है। क्या है ये? वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक डाई। ये मिथिलीन ब्लू जो है, मान के चलो कि आप कोई भी सेल को देखना चाहते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, एक मिथिलीन ब्लू इंडिकेटर बोलते हैं हम, तो ऐसे इंडिकेटर से उसे हमें कलर्ड करना पड़ेगा सेल को, तो वो सेल हमें अच्छे से दिखेगा। तो मान के चलो वहां पर मिथिलीन ब्लू का जो सॉल्यूशन था, वाटर में या कोई भी सॉल्वेंट में ये मिथिलीन ब्लू का हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या होगा कि मिथिलीन ब्लू का प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो सेल जो है वो ज्यादा ब्लू कलर का दिखेगा, तो प्रॉपर नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना होगा, इस कंसंट्रेशन को कम करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग बाहर से एक्टिवेटेड चारकोल डाल दो। जैसे ही एक्टिवेटेड चारकोल डालते हो, ये एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस है, इसके ऊपर मिथिलीन ब्लू के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और फिर फिल्ट्रेशन कर लो
तो जो फनेल होगी हमारी, वो फनेल के ऊपर कौन रह जाएगा बेटा? जो फनेल होगी वो फनेल के ऊपर की तरफ मिथिलीन ब्लू के मॉलिक्यूल रह जाएंगे और नीचे की तरफ हमें लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। तो किसी भी चीज का कलर जो है वो कम करना है, कलर जो है वो कम करना है, तो इसके लिए हम लोग चारकोल का यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तीसरा एग्जांपल है हमारा रॉ शुगर का, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, शायद आपने अच्छे से सुन ही लिया है। वो रॉ शुगर में क्या होता है, येलो कलर की इंप्योरिटीज होती है, और ये जो येलो कलर की इंप्योरिटीज होती है, तो यहाँ पर हमारे पास वाटर है, ये वाटर के अंदर हमने ये रॉ शुगर को डिसॉल्व किया, ये पूरा येलो कलर हो गया। येलो कलर को रिमूव करने के लिए हम बाहर से क्या डालेंगे? एक्टिवेटेड चारकोल। क्या डालेंगे बेटा? एक्टिवेटेड चारकोल। जैसे ही हम एक्टिवेटेड चारकोल डालेंगे, इस एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस के ऊपर क्या होगा? येलो कलर की इंप्योरिटीज का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर अगेन मैं फिल्ट्रेशन करूंगा इसका फनेल के अंदर। फनेल अच्छे से ड्रॉ करें हम लोग, तो फनेल के अंदर जैसे ही मैं फिल्ट्रेशन करूंगा तो ये फनेल के ऊपर की तरफ रह जाएंगे और नीचे की तरफ सिर्फ क्या रहेगा? क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये रो शुगर का जो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं, जो मैंने पहले भी बता दिया, वही एग्जांपल इसमें भी काम आता है। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज अबाउट सिलिका जेल। अब ये सिलिका जेल क्या है, समझ लेना अच्छे से। सिलिका जेल का हम यूज कहां कर सकते हैं? तो इसका ज्यादातर यूज हम लोग मॉनसून के अंदर फिजिक्स लैब में कर सकते हैं। आप सबको पता है कि फिजिक्स लैब जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ज्यादा रहते हैं कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट रहते हैं तो मॉनसून के अंदर एनवायरनमेंट में मॉइस्चर ज्यादा होता है। उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करवाने के लिए हम लोगों को उस लैब में बहुत छोटे छोटे प्लेसेस के अंदर या थोड़े थोड़े डिफरेंट प्लेसेस पे हमें सिलिका जेल रख देना है। तो एक वेसल में सिलिका जेल भर के डिफरेंट प्लेसेस के अंदर ये वेसल को हमें रख लेना है। होगा क्या? एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर है वो सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रहा है? एब्जॉर्ब नहीं बोल सकते, एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड सिलिका जेल वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये सिलिका जेल ने मॉइस्चर को एनवायरनमेंट से हटा दिया। मींस हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो एज इट इज कंडीशन में पाए जाएंगे, उसको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल मैं बताऊं, आप नया थर्मोस फ्लास्क लेके आते हो घर में, या फिर एक नई वाटर बैग लेके आते हो, तो उसके अंदर ध्यान से देखा होगा तो एक व्हाइट कलर की बैग निकलती है। वो व्हाइट कलर की बैग के ऊपर ध्यान से देखना, एक चीज लिखी हुई है, सिलिका जेल डू नॉट हीट, ऐसा लिखा हुआ है। देखो ध्यान से। वो सिलिका जेल का यूज क्या करते हैं? तो वैसे तो कुछ नहीं करते, हम बाहर निकालते और फेंक देते उसे, फिर वाटर बैग का वॉश करके यूज करते हैं। एक्चुअल में क्या करना है पता है? उस वाटर बैग का जब यूज कर रहे हो, उस सिलिका जेल को साइड में रखो। वाटर बैग का यूज जैसे ही खत्म हो जाए, वाटर बैग को वॉश करके थोड़ा सा ड्राई करके फिर वो सिलिका जेल की बैग को अंदर डाल के फिर उसे एयर टाइट बंद करो। जितना भी मॉइस्चर अंदर की तरफ अभी होगा वाटर बैग या थर्मोस फ्लास्क के अंदर, वो सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब कर लेगा तो बैड स्मेल नहीं आएगी अंदर से। हमारे थर्मोस फ्लास्क या वाटर बैग में से बैड स्मेल आती है। इसका पीछे रीजन ये है कि हम कभी भी मॉइस्चर को बाहर नहीं निकालते, हम लोगों ने वहां पर एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं करी। तो सिलिका जेल वहां पर रखोगे तो सिलिका जेल क्या करेगा? वाटर के मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब कर लेगा। अब दूसरी, ये सिलिका जेल ही क्यों लेना है? तो देखो ध्यान से, ये क्या है? जिसके ऊपर एब्सॉर्प्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडसॉर्बेंट बोलते हैं। एंड एडसॉर्बेंट के तौर पे हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस ले सकते हैं जो पोर होते हैं, जिसके सरफेस के ऊपर थोड़े बहुत पोर्स हमें देखने को मिले। तो पोर्स होने चाहिए। अब ये पोर्स कहां पर देखने को मिलते हैं? तो एक एग्जांपल है सिलिका जेल, दूसरा एग्जांपल है एल्यूमिना Al2O3, तीसरा एग्जांपल है क्ले, मिट्टी। क्ले के ऊपर भी हमें देखो, जो हमारी लैंड है वहां पर जैसे ही बारिश होती है तो जैसे ही बारिश के मॉलिक्यूल अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर से एयर निकलती है। दैट मींस उसमें क्या है? पोर्स होते हैं। तो क्ले भी इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। तो दीज आर द एग्जांपल्स
which we are using as a good adsorbent। एडसॉर्बेंट होने के लिए पहली शर्त क्या है? पोर्स होने चाहिए उसकी सरफेस के ऊपर। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल बता रहा हूं जो आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का वाटर के साथ एंड सिलिका जेल का वाटर के साथ जो फिनोमेना होता है, सिलिका जेल का वाटर के साथ जो फिनोमेना होता है, वो फिनोमेना कौन सी? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये दोनों मिलके वाटर का कैल्शियम क्लोराइड के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन मींस वाटर 100% एब्जॉर्ब हो जाता है कैल्शियम क्लोराइड के अंदर। उसका मतलब सरफेस फिनोमेना नहीं है क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है। बट सिलिका जेल एंड वाटर का मिक्सचर, तो वाटर के मॉलिक्यूल सिलिका जेल की सरफेस के ऊपर रहते हैं, इसका मतलब ये है एडसॉर्प्शन। ये क्या है? एडसॉर्प्शन। तो ध्यान रखना, सिलिका जेल की सरफेस के ऊपर मॉइस्चर का आना या वाटर का आना वो है एडसॉर्प्शन, एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की सरफेस के ऊपर वाटर का आना दैट इज एब्सॉर्प्शन। अंडरस्टूड? तो ये कुछ पॉइंट है, कुछ एग्जांपल्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब हम लोग एडसॉर्प्शन की मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये एग्जांपल समझ में आने चाहिए, तो पहले लिख लो, फिर हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। हो गया बेटा? निकाल दो। चलिए, जब भी मैं लिखने को बोलूं वीडियो को पॉज करिए और इसे लिख लीजिए आप लोग। अब हमें पढ़ना है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन। ओके, चलिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडसॉर्प्शन ये किस चीज के बारे में है। तो ये है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये एक टाइप की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एंड जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है उसमें डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आती है? नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। एंड बॉन्ड ब्रेकिंग जो प्रोसेस है, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस, वो है हमारी एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंड ये जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। मींस इसमें एब्जॉर्ब होगी हीट, इसमें हीट रिलीज होगी, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखना है। अब कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। डेल्टा जी की वैल्यू यदि कहीं पर भी नेगेटिव आती है तो हम लोग एक कंक्लूजन पे आते हैं कि रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनिटी तय करने के लिए हम लोग डेल्टा जी की वैल्यू लेके आते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, राइट? अब कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो प्रोडक्ट का प्रोपोर्शन ज्यादा मिलने के चांसेस है। देखो, आप खुद पढ़ने बैठते हो तब अच्छा काम करते हो कि आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं या टीचर बोलते हैं और आप पढ़ाई करने बैठते हो तब काम अच्छा होता है। काम अच्छा तब होता है जब दिल से निकलता है। खुद बैठते हो तो काम अच्छा होता है। एग्जैक्टली, वो स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन है कि आपने खुद तय किया कि मुझे काम करना है। एग्जैक्टली, डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव आती है तो उसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमको अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा प्रोडक्ट ला के देते हैं। तो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तब प्रोडक्ट हमको ज्यादा मिल सकती है। अब यहां पर देखते हैं, मान के चलिए यहां पर आपके पास ये एक है सब्सटेंस जिसे हम बोलेंगे एडसॉर्बेंट। यहां से मैं कोई गैस इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूं तो गैस के मॉलिक्यूल यहां पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे। गैस के मॉलिक्यूल जैसे ही एडसॉर्बेंट के ऊपर बॉन्ड फॉर्म करेंगे इसे हम बोलेंगे एडसॉर्बेट।
क्या बोलेंगे इसे? एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेट का एडसॉर्बेंट के ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है। तो बेटा यहां पर जैसे ये बॉन्ड फॉर्म होगा गैसियस एडसॉर्बेट का एडसॉर्बेंट के ऊपर, तो ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड है। बॉन्ड का जैसे ही फॉर्मेशन होगा यहां से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी यहां से एमिट होगी। एनर्जी यहां से एमिट होगी और एनर्जी जैसे एमिट होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू हमको कैसे मिलेगी बेटा? नेगेटिव मिलेगी। तो ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट तो ये समझो कि यहां पर ये एडसॉर्बेंट है, सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल है। थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना इस चीज को। यहां पर ये मिडल मॉलिक्यूल है एंड आफ्टर दैट यहां पर कुछ और मॉलिक्यूल आ रहे हैं, राइट। अब देखो ये जो बीच वाला मॉलिक्यूल है उसके सराउंडिंग सभी एरिया में मॉलिक्यूल अवेलेबल है, मींस इसका सभी एरिया से अट्रैक्शन फोर्स लगता होगा। लेकिन मैं सरफेस के मॉलिक्यूल की बात करूं तो सरफेस के मॉलिक्यूल दो साइड से और नीचे से ही अट्रैक्शन फोर्स कैरी करते होंगे। मींस उसके ऊपर की सरफेस अभी भी कैसी है? एम्प्टी है। मींस ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे, ऐसे फोर्स को बोलेंगे रेसिडुअल फोर्स, रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे वैसे तो, रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स। अब होगा क्या? ये रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसके ऊपर एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसके ऊपर अभी अट्रैक्शन फोर्स अवेलेबल है जो कोई किसी और मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने वाला है, तो ये कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाएगा अभी। अब नया मॉलिक्यूल जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा, ये रेसिडुअल फोर्स इसको अपनी तरफ खींचेगा और यहां पर क्या फॉर्म करेगा? बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे ही ये बॉन्ड फॉर्म करता है तो सरफेस से डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो गई, मींस एनर्जी रिलीज हो गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एडसॉर्प्शन से सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है। ध्यान रख लेना बेटा, डिक्रीज होती है। सरफेस एनर्जी डिक्रीज होती है जब एडसॉर्प्शन होता है, रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स अवेलेबल होता है, नया एडसॉर्बेट कांटेक्ट में आता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट्स व्हाई द सरफेस एनर्जी विल बी डिक्रीज व्हेन द एडसॉर्प्शन प्रोसेस इज हैपनिंग। अंडरस्टूड? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन गुजकेट की एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि एडसॉर्प्शन होता है तो सरफेस फिनोमेना के ऊपर एडसॉर्बेंट की एनर्जी क्या होती है? तो सरफेस एनर्जी क्या होती है? उसकी डिक्रीज होती है। सरफेस एनर्जी विल डिक्रीज, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पर गैस के मॉलिक्यूल जो है वो इधर इधर घूमते होंगे, कहीं पर भी घूमते होंगे, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं डिसऑर्डर ज्यादा होगा, डिसऑर्डर ज्यादा होगा। जैसे इसका डिसऑर्डर ज्यादा है हम बोल सकते हैं इसकी एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसे आप लोग डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा है ऐसा बोल सकते हैं। कब? जब डिसऑर्डर ज्यादा होता है तब। ये थर्मोडायनेमिक टर्म है, आपने पढ़ा हुआ है। तो डिसऑर्डर ज्यादा है, डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा है। गैसियस मॉलिक्यूल जैसे ही ये सॉलिड के कांटेक्ट में आते हैं क्या हुआ बेटा? यहां पर स्टेबल हो गए, तो अब ये इधर उधर घूमते नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एक स्टेबल हो गए। इसका मतलब ये है कि डिसऑर्डर कम हो गया। डिसऑर्डर कम हो गया तो डेल्टा एस की वैल्यू कैसी हो गई? नेगेटिव हो गई। डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है एंट्रोपी। पहले कैसी थी? ज्यादा, अब कैसी हो गई? कम, क्योंकि यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। जैसे ही ये बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो रहे हैं, डेल्टा एस की वैल्यू हमको कैसे मिल रही है बेटा? नेगेटिव मिल रही है। डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, इसका मतलब अब डिसऑर्डर कम हो चुका है। ध्यान रखना, डेल्टा एच तो नेगेटिव मिल ही रहा था, एडसॉर्प्शन फिनोमेना से एंट्रोपी का चेंज भी नेगेटिव मिला। अब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया हुआ है तो पता होगा। अब मान के चलो मैं इस डेल्टा एच की वैल्यू को नेगेटिव ले रहा हूं और ये डेल्टा एस की वैल्यू भी कैसी आ रही है ड्यूरिंग द एडसॉर्प्शन? नेगेटिव। तो ये भी तो नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव होगी तो इससे क्या होगा बेटा?
तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो पीछे की वैल्यू पॉजिटिव, आगे की वैल्यू नेगेटिव, जिसमें मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से यदि बड़ी होगी तब जाके डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, एंड डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। इनिशियली बॉन्ड ज्यादा फॉर्म होते होंगे, ज्यादा बॉन्ड फॉर्म होंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि पूरी सरफेस ओपन है, पूरी सरफेस एम्प्टी है, और पूरी सरफेस एम्प्टी है तो सभी सरफेस के ऊपर या सभी मॉलिक्यूल के ऊपर बॉन्ड फॉर्म पॉसिबल है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड सभी जगह पॉसिबल है, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी। डेल्टा एच की वैल्यू मोर नेगेटिव है तो डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी रहेगी और ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। नेगेटिव साइन की वैल्यू बड़ी रहेगी, ये छोटी रहेगी। तो ये फाइनल आंसर मेरा डेल्टा जी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। वैल्यू के ऊपर मत जाइए, आप जाइए सिर्फ साइन कैसी आ रही है। -50 + 25 तो -25 आया ना हमारे लिए, समझ में? आप तो 50 एंड 25, 50 बड़ा है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। -50 या +25 की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ आप लोग फिगर के ऊपर जाइए। तो ये डेल्टा एच की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, टी डेल्टा एस की वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तब जाके डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये इनिशियली बात है, और इनिशियली ऐसा होगा कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि बॉन्ड के फॉर्मेशन ने बहुत सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, अब स्पेस बहुत कम रह गई। स्पेस बहुत कम रह गई तो कम बॉन्ड फॉर्म होंगे, बहुत ही कम बॉन्ड फॉर्म होंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू कम नेगेटिव मिलेगी, और वो डेल्टा एच की वैल्यू उतनी नेगेटिव मिलती है जितनी टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू एंड टी डेल्टा एस की वैल्यू कैसी हो जाती है? इक्वल। जैसे ही ये इक्वल हो जाती है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? 0। ये दोनों सेम हो जाएंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। डेल्टा जी की वैल्यू 0 मिलेगी तो यहां पर हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, और इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है इसका मतलब कि अब जितने नए मॉलिक्यूल गैस के इस सरफेस के ऊपर आएंगे उतने ही मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होंगे। मींस यहां पर इवापोरेशन रेट एंड एडसॉर्प्शन रेट सेम हो जाएगा। जितने मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के निकलेंगे उतने ही मॉलिक्यूल सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे। अब कोई एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल नहीं है तो एट दैट टाइम वैल्यू ऑफ डेल्टा जी विल बी 0 एंड इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड। तो समझ में आ रही है बात? तो ध्यान ये रखना है कि इनिशियली एडसॉर्प्शन में इनिशियली डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है इनिशियली, and after some time it will be 0. डेल्टा एच एंड -t डेल्टा एस की वैल्यू इक्वल हो जाती है, फाइनल आंसर विल बी 0 एंड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। तो यहां पर कुछ चीजें याद रखनी है। कौन सी? सरफेस एनर्जी ज्यादा होती है इनिशियली, राइट, लेकिन जैसे ही एडसॉर्प्शन होता है सरफेस एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, कम हो जाती है। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, डेल्टा एच की वैल्यू कैसे मिलती है? नेगेटिव मिलती है, तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी एंड यहां पर जो गैसियस मॉलिक्यूल है उनका डिसऑर्डर ज्यादा होता है, तो डेल्टा एस इनिशियली तो बड़ा होता है, बट जैसे ही एडसॉर्प्शन स्टार्ट होता है डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव आती है। डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इनिशियली डेल्टा एच बड़ा होता है टी डेल्टा एस से, तो डेल्टा जी की वैल्यू हमें कैसी मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी, जिससे बोल सकते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। सो सरफेस फिनोमेना इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नंबर 1। सेकंड, इनिशियली तो सरफेस पूरी ओपन होगी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन ज्यादा होता होगा एंड डेल्टा एच की वैल्यू मोर नेगेटिव मिलती होगी, बट आफ्टर सम टाइम सरफेस ऑलमोस्ट कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल, तो बहुत कम सरफेस बच जाएगी, बहुत कम सरफेस बचेगी तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो जाएगी? लेस नेगेटिव। जैसे ही लेस नेगेटिव होगी वो टी डेल्टा एस के इक्वल हो जाएगी, -t डेल्टा एस के साथ इक्वल हो जाएगी एंड डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड इक्विलिब्रियम यहां पर एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इक्विलिब्रियम यहां पर एस्टैब्लिश्ड होने के लिए कुछ टाइम लगता है और उसके बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो ही जाता है। इनिशियली डेल्टा जी नेगेटिव, आफ्टर सम टाइम डेल्टा जी विल बी 0। अब
जैसे ही डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब ये है कि जितने मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएंगे उतने ही मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के बाहर भी जा रहे हैं। मींस एडसॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन दोनों साथ में हो रहे हैं, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो चुका है। दैट मींस डेल्टा जी बिल्कुल 0 हो जाता है। अंडरस्टूड? तो यहां तक आज का लेक्चर रखते हैं। कल लेक्चर में हम लोग या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एडसॉर्प्शन के टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन, जिसमें हम लोग केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन पढ़ेंगे। केमिकल एडसॉर्प्शन एंड फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या होता है, उसमें कौन सी चीजें ध्यान में रखनी होती है, एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है, बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस होता है, फिनोमेना में क्या डिफरेंस होता है, सारी चीजें एज अ डिफरेंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, 1.5 स्पीड पे वापस रिपीट देख लीजिए और इसको अच्छे से याद करिए। समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम होगा, समझना पड़ेगा, तब ये चैप्टर आपको अच्छे से पता चलेगा। ओके, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।